1930 सोगा। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज गुड्स। सबसे पहली बात आती है गुड्स क्या है। तो हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में देखा दैट गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा, गुड्स। यानी बहुत क्लियर हो गया कि यहीं से इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर हो गई, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट गुड्स। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब हमें किसी से कोई पैसा लेना है और अगर उसने देने से मना कर दिया तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय सूट फाइल करने के। और हम एक वैलिड सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाके, तो उसे हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम भी यहां से गायब हो गए और मनी यानी करंट करेंसी भी यहां से गायब हो गई। हाँ, रेयर कॉइन्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेयर कॉइन्स कैन बी ट्रीटेड एज गुड्स। रेयर कॉइन्स को हम गुड्स बोल सकते हैं, बट रेयर कॉइन गुड्स होते हैं। पुराने सिक्के खोटे सिक्के आप बेचते रहो, कोई मना ही नहीं है उसमें, यू कैन डू दैट। तो रेयर कॉइन्स मे बी ट्रीटेड एज गुड्स। आप रेयर कॉइन को गुड्स ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करंट करेंसी विल नॉट बी ट्रीटेड एज गुड्स। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या गुड्स के अंदर अपनी करंट इंडियन करेंसी तो आ गई, लेकिन फॉरेन करेंसी का क्या होगा? वेदर फॉरेन करेंसी विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। मुझे इसका जवाब दिया जाए कि क्या फॉरेन करेंसी को गुड्स ट्रीट किया जाना चाहिए, हाँ कि ना। क्वेश्चन आंसर के अंदर आप बाकायदा जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना। यस, फॉरेन करेंसी को हम गुड्स ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि गुड्स मतलब हर तरीके की प्रॉपर्टी जिसमें तीन लोग शामिल नहीं है। कौन कौन तीन लोग शामिल नहीं है इसमें? तीन लोग शामिल नहीं है। पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा एक्शनेबल क्लेम, तीसरा मनी। लेकिन शामिल है शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स विच आर फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। और उसे अलग कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा लैंड से जब बेचा जाएगा। तो हमने देखा था कि अगर हम लैंड बेच रहे हैं और उसके ऊपर ट्रीज लगे हुए हैं, तो अगर ट्रीज के साथ ही लैंड बेच रहे हैं तो ट्रीज आर नॉट एट ऑल गुड्स। लेकिन अगर ट्री को काट के बेच रहे हैं तो दे विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। चलो वहां तक तो समझ में आया। लेकिन यहां पर इन सारी बातों के बीच में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पेटेंट, कॉपीराइट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, इनको हम गुड्स कहेंगे क्या? वेदर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल विल both treated as goods or only tangible will be treated as goods? इनटेंजिबल एंड टेंजिबल दोनों ही क्या कहलाते हैं? गुड्स कहलाते हैं। टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी दोनों ही ट्रीट कहलाते हैं गुड्स के रूप में। तो ये हुई आपकी डेफिनेशन ऑफ गुड्स। उसके बाद आया कि टाइप ऑफ गुड्स कितने होते हैं? तो तीन होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टिजेंट। एग्जिस्टिंग के अंदर तीन होते हैं, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड। और वहां से चालू होता है टाइप ऑफ गुड्स। सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स। सबसे पहले आते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से गुड्स होते हैं?
which are in existence at the time of contract of sale। जब मैं contract of sale कर रहा हूं तब वो गुड्स कहां होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, भले ही मेरे पोजीशन में हो या नहीं हो, चलेगा क्या? सेलर के पोजीशन में गुड्स नहीं है तो भी चलेगा क्या? एग्जिस्टिंग गुड्स। मैं रिटेलर हूं, लेकिन गुड्स होलसेलर क्या रखे हुए मेरे नाम के, वहां से यहां तक आना बाकी है। वेदर दे विल बी ट्रीटेड एज एग्जिस्टिंग गुड्स और नॉट, डेफिनेटली दे विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, सेलर के पोजीशन में हो या ना। ध्यान रखना, क्वेश्चन निपटाया जा सकता है। अगली बात, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त मैंने कह दिया कि ये लाल वाली कार आप मुझे बेच रहे हो, उसे कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। मेरे पास एक ही घड़ी है, मैं आपको बेच रहा हूं। मेरे पास एक ही कार है, मैं आपको बेच रहा हूं। मेरे पास एक ही आईपैड है, मैं आपको बेच रहा हूं। ये क्या कहना है? दैट इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। इज दैट क्लियर? दैट इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक गुड्स क्या है, तो सर स्पेसिफिक गुड्स तो हो गए क्लियर। अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा गुड्स है, 10 12 15 गुड्स, और मैं आपको बोल रहा हूं इसमें से मैं आपको एक बेच रहा हूं, तो द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने, कहा ये 15 गुड्स पड़े, इसमें से दो आपके हैं। बोले हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट कर लो, साइन कर लेते हैं। लेकिन वो दो गुड्स कौन से ही हमने आइडेंटिफाई जब तक नहीं किए हैं तब तक वो अनसर्टेन्ड है, और जैसे ही हमने उनको क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, वो क्या हो जाएंगे, असर्टेन गुड्स। लेकिन ऐसे गुड्स जो अब तक मैन्युफैक्चर ही नहीं हुए हैं या प्रोड्यूस ही नहीं हुए हैं या एक्वायर भी नहीं किए हैं सेलर ने, और वो कर कब रहा है उसको, एक्वायर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्यूचर गुड्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, मान लो मैं हूं रिटेलर और यहाँ है होलसेलर। मैंने अभी तक इससे गुड्स खरीदे नहीं है, प्रॉपर्टी इन गुड्स अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो वो कौन से गुड्स कहलाएंगे, फ्यूचर गुड्स। खरीद लिए हैं, प्रॉपर्टी इन गुड्स भी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन मेरे पास नहीं आए हैं, तब वो कौन से गुड्स कहलाएंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। समझ में आया? होलसेलर की दुकान में रखे हुए गुड्स जो मैंने खरीद लिए हैं, लेकिन उसका पोजीशन अभी भी किसके पास है, सेलर के पास है, वो एग्जिस्टिंग है। लेकिन सेलर के पास गुड्स पड़े हैं, मैंने बोला मैं लेके जाता हूँ गुड्स, उसने कहा मंगलवार को आ जाओ और ले जाओ। अब मंगलवार को जो गुड्स आने वाले हैं उनको मैंने अभी से बेच दिया, उससे क्या होगा, वो गुड्स कौन से गुड्स कहलाएंगे, फ्यूचर गुड्स, क्योंकि अभी वो मेरे ही पोजीशन में नहीं, कह रहा मेरी ही ऑनरशिप में नहीं आए। मेरी ऑनरशिप में आए गुड्स को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, एग्जिस्टिंग गुड्स, अदरवाइज नहीं बोल पाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब एग्जिस्टिंग गुड्स है और कब फ्यूचर गुड्स है और कब क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या है। हमने सेक्शन पढ़ी थी कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की सेक्शन बताओ जल्दी से मुझको। गुड्स की सेक्शन तो बता दी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की सेक्शन कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सेक्शन 4। सेक्शन 4 ने हमको क्या कहा,
कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby seller transfers or agrees to transfer property in goods to the buyer for a price. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर एग्री करता है कि वो बायर को ट्रांसफर कर चुका है या करेगा, या तो ट्रांसफर कर देता है या फिर क्या करता है, एग्रीज टू ट्रांसफर करता है। क्या? प्रॉपर्टी इन गुड्स, किसको? बायर को। किस लिए? प्राइस के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें होती हैं, एक होती है सेल और एक होती है एग्रीमेंट टू सेल। आपकी कॉपी में बिल्कुल क्लियरली लिखाया हुआ है मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो पार्ट हैं, एक सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल। जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि वो सेल है, और जब प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्यूचर में ट्रांसफर होने वाली होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो एग्रीमेंट टू सेल है। याद आ रहा है सबको? एवरीवन ये बढ़ू। चलिए, चलिए नेक्स्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर, सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। याद आया तो बताओ, बिल्कुल इंटरेक्शन जारी रहने दो। देन कम्स, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल में तो मैं सिर्फ प्राइस पर दावा लगा सकता हूं, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मैं गुड्स वापस उठा के ला सकता हूं। अगर सेल करने के बाद सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो मैं सिर्फ पैसे के लिए सूट फाइल कर सकता हूं, लेकिन अगर सेल करने के बाद सामने वाले ने, एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद सामने वाले ने गुड्स नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा? मैं गुड्स वापस ले आऊंगा। याद आ गया? सेल के अंदर रिस्क किसकी होती है? सेलर की। सेल के अंदर रिस्क किसकी होती है? बायर की। सेल हो जाने के बाद रिस्क किसकी होती है? बायर की। और एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क किसकी होती है? सेलर की। अगर कोई बंदा गुड्स लेकर के गया है और वो कह रहा है मैं 6 दिन बाद आपको बताता हूं कि मैं ये गुड्स रख रहा हूं कि नहीं रख रहा हूं, अब वो गुड्स जो 6 दिन तक उसके पास हैं, उन गुड्स को आप क्या कहोगे? उस बंदे को आप क्या कहोगे? उस बंदे को आप कहोगे कि तुम हो एक बेली। क्या हो? यू आर अ बेली। आप एक बेली हैं। कब तक आप एक बेली हैं? जब तक आप हाँ नहीं कर देते। इज दैट क्लियर? तो बेली को रीजनेबल केयर करने का ड्यूटी है। रीजनेबल केयर करने के बाद भी अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो किसकी जिम्मेदारी पे होगा? सेलर की जिम्मेदारी पे होगा। याद आया? सेल हो जाने के बाद अगर लॉस होता है तो लॉस किसका है? बायर का। और एग्रीमेंट टू सेल होने पर लॉस होता है तो लॉस किसका है? सेलर का। गुड्स बेचने के बाद अगर गुड्स में लॉस हुआ तो किसकी जिम्मेदारी? बायर। और एग्रीमेंट टू सेल हुआ और गुड्स लॉस्ट हो गए तो किसकी जिम्मेदारी? सेलर की। नेक्स्ट, सेल जब कर रहे हैं तो आपको जस्ट इन रेम मिल रहा है, जबकि यहां पर जस्ट इन पर्सोनम मिल रहा है। ये क्या चक्कर है? मैंने अगर आपको गुड्स बेच दिए तो उस गुड्स के लिए आप पूरे जमाने से लड़ सकते हो। उन गुड्स को लेकर आपके पास पूरे जमाने से लड़ने के राइट्स हैं भाई साहब। अगर मैंने आपको
आपको गुड्स दिए, बेच दिए। अब मैंने मान लो ये फोन आपको दे दिया। अब अगर ये फोन मैंने आपको दे दिया तो के इस फोन को आपकी इजाजत के बिना कोई छू नहीं सकता, ये राइट आपको चले गए। लेकिन अगर मैंने आपको एग्रीमेंट टू सेल किया है, लो 6 दिन के अंदर अंदर आप मुझे जवाब दे देना कि आपको ये मोबाइल चाहिए या नहीं चाहिए। तो 6 दिन के अंदर अगर आपको मैंने जवाब देने के लिए बोला है कि तुमको चाहिए या नहीं चाहिए, 6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना, तो फिर हम बोलेंगे बाबू कि यार ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है। और इस एग्रीमेंट टू सेल में तुम्हारे पास इस गुड्स से रिलेटेड सिर्फ कौन से राइट है? तुम्हारे पास इस गुड्स से रिलेटेड एक भी राइट नहीं है जब तक सेल नहीं हो जाती। तुम्हारे पास सिर्फ राइट है मेरे ऊपर सूट फाइल करने का कि हमने तुमको जो पैसे दिए वो वापस दो, तुम्हारा फोन पसंद नहीं आया। तुम्हारा फोन पसंद नहीं आया, हमें हमारे गुड्स, हमें हमारे पैसे दे दो, ये गुड्स रख लो। तुम्हारे पास सिर्फ इतना राइट है कब? जब एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तब। इज दैट क्लियर? एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तब तुम्हारे पास सिर्फ इतना राइट है कि तुम, समझ में आए? देन कम्स, अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जैसिन रैम और जैसिन परसोनम में, जैसिन रैम मतलब राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, जैसिन परसोनम मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्सन। सेल के अंदर आपके पास सेल कर, अगर आपने परचेस कर लिया है मतलब मैंने सेल कर दिया, मैंने सेल कर दिया तो इस मोबाइल के सारे राइट्स आपके पास हैं। पूरी दुनिया से आप लड़ जाओगे इस मोबाइल के लिए, उसे बोलते हैं जस्ट इन रैम। और अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है तो आप पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते, आप सिर्फ मुझसे लड़ सकते हो। दैट इज कॉल्ड जैसिन पर्सोनम। समझ में आया? सेल हो जाने के बाद, ध्यान से सुनना सब लोग, सेल हो जाने के बाद बायर इंसॉल्वेंट हो, इन सेल हो जाने के बाद सेलर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। ध्यान से सुने, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग बहराते रहते हैं। ऐसा है भाई साहब, मैंने आपको सेल कर दी, आपसे पैसे लेना बाकी है, और मैं अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? मेरा जो ऑफिशियल असाइनी है वो आपसे सिर्फ पैसे की डिमांड कर पाएगा, गुड्स की डिमांड नहीं कर पाएगा। मेरा जो ऑफिशियल रिसीवर होगा, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा, वो आपसे पैसे की डिमांड कर पाएगा, वो आपसे गुड्स की डिमांड नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ सेल। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ तो वो आके आपसे पैसे मांगेगा, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो गुड्स रख के ले जाएगा। समझ में आया? और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर के रिसीवर को या बायर के लिक्विडेटर को मैं एज अ सेलर सिर्फ ये अनुनय विनय कर सकता हूँ, सर मेरे जो पैसे बचे हैं वो दे दो। मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि मेरे जो गुड्स हैं वो दे दो। वो तो कहेगा ये गुड्स तो बिकेंगे, केक कटेगा, सब में बटेगा। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर ने प्राइस पे नहीं की है, गुड्स का पोजीशन भी किसके पास है? बायर के पास है। तो बायर के लिक्विडेटर से आप सिर्फ क्या मांग सकते हो? पैसा। क्या बायर के लिक्विडेटर से अपन मांग सकते हैं गुड्स? लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल हो तो, हमने बायर को गुड्स बेचे, बायर को बोला 6 दिन देख के दे देना, उसने 6 दिन देख के देने में तीसरे दिन साला इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे तो दिए ही नहीं, गुड्स अपने वहां फंस गए। क्या अपन वहां से गुड्स उठा के ला सकते हैं? यस, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? अगर आई हैं तो अपन आगे बढ़े। हाँ ना मैं जवाब दे दूं? आ गया समझ में सबको? बहुत बढ़िया। अपने बाकी दोस्तों को भी जगा दो, जितने सो गए हैं, कि भैया उठ जाओ, है ना, सेल ऑफ गुड डेट हो रहे हैं मस्त।
थोड़ा थोड़ा किसको आ रहा है भैया समझ में? अनोनिमस अटेंडी, अगर आपने नाम नहीं डाला है तो मैं आपको ब्लॉक कर, थैंक यू, आप बाहर जा सकते हैं। या तो आप अपना नाम डालिए, अदरवाइज एनोनिमस अटेंडीज को मैं बाहर कर दूंगा। और जिसने एक बार भी उल्टा सीधा कुछ यहाँ टाइप किया, वो परमानेंटली जूम में ब्लॉक करके रिपोर्ट कर दूंगा। जूम तुमको जीवन भर एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिसिप्लिन में चलना, अभी बहुत टेंशन है अपना को कोर्स पूरा कर रहे हैं अपन। फालतू बात नहीं, कोई बचपना होना ही नहीं। तो भैया पहले हमने देखा गुड्स क्या है, दूसरा हमने देखा टाइप ऑफ गुड्स क्या है, तीसरा हमने देखा डेफिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स क्या है, चौथा हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, उसके बाद हमने देखा इनके बीच में अंतर क्या है। इसके बाद हम आए थे सेल और हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है? मैंने आपको मोटरसाइकिल बेची और आपको कहा कि बाबू, ये मोटरसाइकिल की प्राइस तो है 70,000, ले ये सॉरी मोटरसाइकिल की प्राइस तो है 1 लाख रुपए, लेकिन तुम मुझे 10,000 रुपए महीना 12 महीने तक दे देना, 12वें महीने के बाद तुम्हारे लिए मैं ट्रांसफर कर दूंगा इसकी प्रॉपर्टी इन गुड्स को। इसकी प्रॉपर्टी इन गुड्स में ट्रांसफर कर दूंगा कितने दिन में? 12 महीने के बाद। तब तक तुम मुझे क्या देते रहो? इंस्टॉलमेंट। और अगर एक भी इंस्टॉलमेंट बीच में गायब करी तो मैं तुम्हारी बाइक उठा के ले आऊंगा, और जितनी इंस्टॉलमेंट तुमने भरी वो खा जाऊंगा, और जितनी नहीं भरी उसके लिए मेरे पास बाइक आई गई है, मैं वो बाइक किसी और को बेच दूंगा। क्या आपको हायर परचेस का ट्रांजैक्शन समझ में आया? डिड यू गेट हायर परचेस ट्रांजैक्शन? गुड। अब हायर परचेस और सेल में क्या अंतर है? सर सेल तो गवर्न होती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, हायर परचेज गवर्न होती है हायर परचेज एक्ट से। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफर हो जाती है प्रॉपर्टी इमीडिएटली, जबकि हायर परचेज में होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट के आने पर। सेल का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता। सेल में आप सिर्फ डेटर को, सेल का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का कोई रीजन नहीं होता, मतलब उसमें सिर्फ सेल्स रिटर्न होती है और कुछ होता नहीं है। बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसको तो उसने परचेस कर लिया। लेकिन हायर परचेस में हायरर को लग रहा है कि अब मैं बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं बेच दे पाऊंगा, तो भैया गाड़ी भी दे दे, इंस्टॉलमेंट तो तेरी गई, यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है? सेलर की पूरी रिस्क है किसमें? सेल में। लेकिन हायर परचेस में तो कोई रिस्क ही नहीं है भैया, बाइक उठा लाएंगे। हायर परचेस में तो कोई रिस्क ही नहीं है, बाइक उठा लाएंगे। ओके। ट्रांसफर ऑफ टाइटल सेल में तो अभी हो जाता है, एग्रीमेंट सेल में तो अभी हो जाता है, हायर परचेस में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है। सेल आपने अगर कर दी है तो बायर को ये राइट होता है कि वो वापस बेच दे। लेकिन हायर परचेस की है तो हायर परचेसर जो है वो तब तक बाइक नहीं बेच सकता जब तक 12वीं इंस्टॉलमेंट जमा ना हो जाए और उसके पास टाइटल ना आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? गुड। तो कहने का मतलब ये है मेरे मालिक कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया सेल और हायर परचेज के अंदर अपने को। जिनको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम थी टेबल में, अब वो प्रॉब्लम क्लियर हो गई। इसे कंडीशनल सेल नहीं बोलते बेटा, कंडीशनल सेल अलग है। ये हायर परचेस एग्रीमेंट के थ्रू हायर परचेस सेल होती है। ये हायर परचेस एग्रीमेंट के थ्रू हायर परचेस सेल होती है। ये हायर परचेस की सेल जो है वो अलग है, और ये दूसरी सेल नहीं है, अलग है। मेरी बात समझ में आई आपको? हम्म। आगे बढ़े।
कोई कंफ्यूजन मत रखना है। देखो, अब अपने पास आखिरी समय है ये कंफ्यूजन दूर करने का, और जो जो एग्जाम्पल आपको आपका मॉड्यूल खोल के रखो, और जो भी एग्जाम्पल आपको लगता है कि सर ये वाला एग्जाम्पल समझा दो, आप मेरे को बोल देना, सर ये वाला एग्जाम्पल समझा दो, मैं समझा दूँ, है ना। कोई भी एक भी एग्जाम्पल चैप्टर चलते टाइम, कोई भी एग्जाम्पल अगर मॉड्यूल का है जो आपको समझ में नहीं आया है, आप मेरे से पूछ लो, मैं समझा दूंगा, है ना। बिल्कुल मॉड्यूल खोल के रखना अपना, बिल्कुल मॉड्यूल का एक एक कोना कोचाला सब कंप्लीट होना चाहिए। चलो, सेल और बेलमेंट में क्या है सर? बेलमेंट का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं। सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होती है, जबकि बेलमेंट में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। सेल में नॉर्मली रिटर्न ऑफ गुड्स नहीं होता, लेकिन बेलमेंट तो होता ही रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए है। सेल तो होता ही कंसिडरेशन के लिए है, लेकिन बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इससे ज्यादा क्या डिफरेंस लिखेगा कोई सेल और बेलमेंट में? समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ू? चलिए, अब जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 खतरनाक है ना। मॉड्यूल में सेक्शन 5 भी दिया है, सेक्शन 6 भी दिया है, कोई उनमें बेसिकली प्रॉब्लम है नहीं, तो अपन उसको लेते ही नहीं है, अपन तो सीधे आते हैं किस पर? सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 क्या कह रही है? व्हाट सेक्शन 7 सेज? सर, सेक्शन 7 कह रही है कि गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बना रहे वो, उसके पहले ही गुड्स क्या हो गए? पेरिश हो गए। पेरिश हो गए मतलब खराब हो गए। Where there is a contract for the sale of specific goods, तुम स्पेसिफिक गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करे हुए बैठे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा अगर तुम्हारे नॉलेज के बिना, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो पेरिश हो चुके थे या इतने डैमेज हो चुके थे कि वो तुम्हारे लिए कोई काम के ही नहीं थे, तो उसे कहा जाएगा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट तो दादा अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी वॉइड था, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, लेकिन वहां एग्रीमेंट वॉइड था, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ये बहुत बड़ा अंतर है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है या बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है? बेवकूफी नंबर 1 निकल के आ रही है यहां पर। बिजनेस लॉ की बेवकूफियां जिनसे हम फेल हो सकते हैं। बिजनेस लॉ की बेवकूफी नंबर 1, सेक्शन 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट और सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में गड़बड़ कर दिया। अ ने ब को घोड़ा बेचा, दोनों को यह मालूम नहीं था कि घोड़ा मर चुका है। ये था अपना सेक्शन 20। एग्रीमेंट ही क्या था? वॉइड था। अब यहां बात करो, वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर जो घोड़ा है बिना नॉलेज ऑफ द सेलर के, एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज, वो खत्म हो चुका था। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर उसने लिखा व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो ट्रीटमेंट दे के आना एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। और अगर वो पूछे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो लिख के आना एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोनों में अंतर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट वॉइड होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। बेवकूफी नहीं होना चाहिए। तुमने अगर एग्रीमेंट वॉइड लिख दिया तो यहाँ नंबर कट जाएंगे, तुमने अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड लिख दिया तो वहां नंबर कट जाएंगे। फिर मत आके बोलना कि सर मैं तो सही लिख के आया, नंबर ही नहीं दिए। आगे बढ़े क्या? आओ। बेवकूफी नंबर 2, बिजनेस लॉ की बेवकूफी नंबर 2, कि हम ये देख ही नहीं रहे हैं प्रॉब्लम के अंदर कि गुड्स कब डैमेज हुए। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल,
बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया और जब मैं सेल एग्जीक्यूट करने वाला हूं उसके पहले गुड निपट गए। Where there is an agreement to sell specific goods and subsequently goods without the fault on the part of seller or buyer perishes or becomes so damaged that they are no longer be applicable available for sale before the risk has been passed to the buyer, the agreement is thereby avoided or becomes void। agreement void हो जाता है। देखो भैया यहाँ पर बात समझ में आनी चाहिए आपको। और बात ये है मेरे मालिक कि गुड्स पैरिश कब हो रहे हैं। अगर गुड्स पैरिश हो रहे हैं कब, एग्रीमेंट टू सेल के बाद, लेकिन एग्जीक्यूट हो सेल उससे पहले, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो उससे पहले। एग्रीमेंट टू सेल हो गया, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई, उससे पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो एग्रीमेंट वॉइड है। समझ में आया। और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा था, जिस वक्त कर रहा था उससे पहले ही गुड्स क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो क्या कहलाएगा। समझ में आया एवरीवन। सेक्शन 7 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, सेक्शन 8 में एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर किसी ने उतारने करने में गलती कर ली है कॉपी में तो सुधार ले। सेक्शन 7 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, मैंने एग्रीमेंट वॉइड बताया था सेक्शन 20 की रिस्पेक्ट, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और ये है सेक्शन 8 जिसमें क्या वॉइड होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगा। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंदर अगर आप एग्जाम्पल जाकर के देखोगे अपने मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल का एग्जाम्पल खोलो। सेक्शन 7 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए ने एग्री किया बी को 50 बैग्स ऑफ व्हीट जो स्टोर्ड हैं ए के गोडाउन में। ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑल गुड्स स्टोर्ड इन गोडाउन वर डिस्ट्रॉयड। जब आप एग्री कर रहे थे बेचने के लिए 50 बैग और एग्रीमेंट करके कर लिया था, आपको मालूम ही नहीं था कि आपके गुड्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, दोनों पार्टियों को मालूम नहीं था। देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void और एग्रीमेंट विल बिकम void। देन आगे आते हैं, फिर बात आती है सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 में क्या बोला, सेक्शन 8 का एग्जांपल देखो क्या दिया। ए ने एग्री किया कि वो सेल करेगा बी को 100 टन्स ऑफ टोमेटो ग्रोन इन इज लैंड इन नेक्स्ट ईयर। वेरी गुड। तो ये सेल है कि एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है। अगर ये एग्रीमेंट टू सेल है और एक कोई डिसीज लग गई प्लांट में और सारे टोमेटो खत्म हो गए, तो अब क्या करेंगे, दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड और एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड। एग्रीमेंट वॉइड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ये हमको देखना जरूरी है। तो यहां पर एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अच्छा, अब आपको अगर ऐसा लगता है कि सर यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है कि एग्रीमेंट वॉइड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, तो टेंशन नहीं लेने का। सीधे मैंने क्या बोला आपको, जब भी कंफ्यूजन हो अपन कहाँ जाएंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जा करके कोर्ट जिस लैंग्वेज को पढ़ता है उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज ये रही, where there is a contract for sale of specific goods the contract is void। और 8वें में क्या लिखा है, where there is an agreement to sale of specific good and subsequently this agreement is thereby voided और agreement is void। समझ में आ गया बेटा। 7 और 8 की बेवकूफी बिल्कुल नहीं होना। सेक्शन 7 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, सेक्शन 8 में एग्रीमेंट वॉइड होता है।
सेक्शन 7 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, लेकिन जब हुआ उसके पहले गुड्स निपट चुके थे। सेक्शन 8 में एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, सेल होता उससे पहले गुड्स निपट गए। भाई साहब, अब इससे ज्यादा क्लैरिटी इसमें नहीं आ सकती। हालांकि अपने मॉड्यूल में ही जो क्वेश्चन दिया वही गलत दिया, जब अपन ने पढ़ा था तब बात की थी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड। चलो और आगे। अब आते हैं प्राइस पर। बाबू सुनो, सर हमसे गुड्स की डेफिनेशन पर कोई प्रॉब्लम पूछा जा सकता है क्या? हाँ, आने की प्रोबेबिलिटी 4/10। क्या हमसे टाइप ऑफ गुड्स पे कुछ पूछा जा सकता है? हाँ, 4/10। क्या हमसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में अंतर पूछा जा सकता है? 5/10। क्या हमसे सेल और हायर परचेज पूछा जा सकता है? 2/10। बेलमेंट और पूछा सकता है? 2/10। क्या गुड्स पैरिश बिफोर पूछा जा सकता है? 6/10। 6/10। क्या हमसे प्राइस पूछा जा सकता है? 8/10। इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है टॉपिक्स का। आइए अब पढ़ते हैं प्राइस पे, क्योंकि हमसे कहा गया था कि प्राइस तो होना चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ने कहा प्राइस मतलब मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स करने के लिए जो भी मॉनेटरी कंसिडरेशन है उसे हम कहेंगे क्या? प्राइस। यानी अगर मॉनेटरी कंसिडरेशन ना हो और गुड्स में लेने देने की बात हो तो हम क्या करेंगे? सर, बहुत क्लियर है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए में कार बेच रहा हूं तो ये प्राइस है। और मैं अगर आपको बोल रहा हूँ पुरानी कार के बदले में नई कार ले रहा हूं तो ये प्राइस नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि पुरानी कार प्लस 50,000 इज इक्वल टू नई कार तो ये प्राइस है। याद आ गया? याद आ गया? गुड। प्राइस कौन फिक्स करता है? सेक्शन 9 कहती है कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो सकती है, या जो मैनर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर दिया जाए कि भैया वैल्यूअर फिक्स करे तो वैल्यूअर फिक्स करेगा, या फिर नेगोशिएशन कर लेंगे, डीलिंग कोर्स ऑफ बिजनेस। तो सेक्शन 9 तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सेक्शन 10 के बिना तो मेरा ख्याल है पेपर ही नहीं बनता है। सेक्शन 10 ये है कि कोई वैल्यूएशन करने वाला है। Where there is an agreement to sell the goods on the terms that price has to be fixed by third party and he either does not or cannot make such valuation। यहाँ पर फिर एक वर्ड आया मेरे दोस्त, एग्रीमेंट विल बी void। कॉन्ट्रैक्ट void होता है, मत लिख देना। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? एग्रीमेंट विल बी void। एग्रीमेंट क्या होगा? void होगा। याद आया? अगर कोई थर्ड पार्टी एग्रीमेंट को कर रही है, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन डिसाइड कर रही है, तो वो वैल्यूएशन जो थर्ड पार्टी डिसाइड कर रही है वो वैल्यूएशन थर्ड पार्टी के द्वारा जो डिसाइडेड है, दैट वैल्यूएशन विच इज डिसाइडेड बाय थर्ड पार्टी विल बी द प्राइस। और पता चला उस थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया, या वो मर गया, या उसको पैरालिसिस हो गया, या वो इनकेपेबल हो गया, तुम्हारा एग्रीमेंट वॉइड हुआ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मत बोलियो। इन केस थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया है आइदर पार्टी ने। भाई मैंने आपको बोला कि मैं आपको बाइक बेच रहा हूं, इस बाइक का वैल्यूएशन मित्तल सर करेंगे। मित्तल सर ने कहा मुझे लाकर बाइक दिखाओ, मैंने ले जाके बाइक ही नहीं दिखाई, तो बेचारा वैल्यूएशन कैसे करेगा? मैंने मित्तल सर को प्रिवेंट किया और डिफॉल्ट किया, वो प्राइस ही फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं जिसने फॉल्ट किया है तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा।
आई मेरी बात समझ में? ओ भाई लोग, मॉड्यूल के ऑल एग्जाम्पल पढ़े क्या? कौन है ये? अंकल, मॉड्यूल का एक एक एग्जाम्पल किया हुआ होना चाहिए। ये आपको आज से 6 महीने पहले बताया जा चुका है। आप कहाँ लगे पड़े? हर एग्जाम्पल करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। आइए, यहाँ बैठा किस लिए हूं मैं? कौन सा एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही, पूछो, बताएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट कर दिया किसने? एक पार्टी ने, तो प्राइस फिक्स नहीं कर पाए, जो पार्टी एट फॉल्ट है वो लायबल होगी फॉर डैमेजेस टू द अदर पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो वॉइड हो गई होगा। भाई साहब, एग्रीमेंट तो वॉइड होना ही होना है, साथ में क्या होना है? डैमेजेस भी देना पड़ेगा। ऊपर वाले में क्या हो रहा है? सिर्फ एग्रीमेंट वॉइड हो रहा है, कोई डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा। नीचे वाले में चूंकि तेरी गलती के कारण प्राइस नहीं डिटरमाइन हो पाई, इसलिए एग्रीमेंट तो वॉइड हो गई होगा, साथ में डैमेजेस भी देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तीसरी बात, अ बायर who has received and appropriated the goods, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। हाँ, गुड्स का है सेलर के प्राइस। अच्छा, प्राइस डिटरमाइन हुई? नहीं हुई। गुड्स का है सेलर के पास, प्राइस डिटरमाइन हुई? नहीं हुई। एग्रीमेंट वॉइड है। प्राइस डिटरमाइन थर्ड पार्टी को करनी थी, गुड्स किसके पास है? बायर के पास। बायर ने प्राइस क्यों नहीं पे की? इसलिए नहीं पे की क्योंकि वो डिटरमाइन ही नहीं की। अच्छा, तो अब क्या करें? एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा? नहीं, अब आपको रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। ओ मेरे भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात अब मैं आपसे बोल रहा हूं, जो सुन लो। अब मैं एक के बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे उसके जवाब दोगे। तनीषा जोधानी, जब तुझे बोला मैंने कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सवाल पूछे तो एग्रीमेंट वॉइड बोलना, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जवाब पूछे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बोलना, तो तू क्यों परेशान हो रही है? दो अलग अलग एक्ट हैं, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट है किसके ऊपर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नो डिबेट ऑन दैट, लेट्स मूव। यहां से बात करेंगे। सभी लोग तैयार हैं मेरा जवाब देने के लिए? एवरीवन इज रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन? चलो, पहली बात, ध्यान से सुनना। अपन अलग अलग केस ले रहे हैं सेक्शन 10 के। सेक्शन 10 ही तो सबसे ज्यादा टिपिकल है पूरे पहले चैप्टर में। और टिपिकल क्या है? पहला केस, अरे अपने लोगों को ही ले आते हैं यार, बेस्ट रहते हैं वो लोग। क्या है, उनसे अपने को समझ में बहुत बढ़िया आता है। कहाँ गए रे तुम लोग सब? बहुत दिन हो गया आए नहीं। आओ सेठ, तुम भी आओ। चलो ना। सो अपने तीन हीरो अपने साथ, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर। इन्होंने अपनी कार इनको बेचने का वादा किया, और प्राइस फिक्स करने वाले थे ये। पहली बात, इन्होंने प्राइस ही फिक्स नहीं की। इन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे को तुम्हारे झगड़े में नहीं पड़ना, तुम जाओ यार तुम्हारा काम करो। क्या होगा? एग्रीमेंट वॉइड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? एग्रीमेंट वॉइड हो। हेलो भाई ने,
कार जाके ही नहीं दिखाई, ये वैल्यूएशन नहीं कर पाए, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन इनको इनको डैमेजेस देना पड़ेंगे अगर इनको अब ऐसी की ऐसी कार मार्केट में लेने गए और वो महंगी मिली तो। समझ में आया? खत्री सर विल पे डैमेज टू अभिजीत सर। आगे बढ़े। अच्छा, तीसरी बात, कार की प्राइस इनको फिक्स करनी थी। ये बोला मुझे कार दे दो, प्राइस जब फिक्स करेंगे तब फिक्स करेंगे, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। खत्री सर ने कहा ले जा यार, कार ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरा भाई है, प्राइस ही तो फिक्स करनी, कर देंगे मित्तल सर। मित्तल सर ने मना कर दिया, मैं तो नहीं फिक्स कर रहा प्राइस। गुड्स एप्रोप्रिएट हो चुके हैं। किसको? गुड्स एप्रोप्रिएट हो चुके हैं किसको? बायर। गुड्स जा चुके हैं किसके पास? बायर के पास। और अब किसने मना कर दिया? मित्तल सर ने। तो यहां कौन एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। क्या पे करनी पड़ेगी? रीजनेबल प्राइस। लेकिन ध्यान रखना, कार का एग्रीमेंट हुआ है, कार अभी भी कहाँ खड़ी है? कार अभी भी कहाँ खड़ी खत्री सर के यहाँ, है ना? और बाद में इन्होंने प्राइस फिक्स नहीं की, तो कोई रीजनेबलनेस वाली बात यहाँ नहीं आती। और इससे भी बड़ा एक पॉइंट मैं जो बताना चाह रहा था आपको, वो कि मित्तल सर तो यहाँ पिक्चर में ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में ही हुआ है, लेकिन इन दोनों ने आपस में प्राइस ही डिटरमाइन नहीं की। तो क्या होगा? इन्होंने इनको कार दे दी, कार इनके पास, और इन्होंने दोनों ने आपस में प्राइस का कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? आओ सेक्शन 10 पे ले चलता हूं तुम, है ना? सेक्शन 10 में नहीं लगती है। अपने मॉड्यूल से इंटरप्रिटेशन निकालो तो लगता है कि नहीं लगती है, लेकिन अब सेक्शन 9 में आपको जाना पड़ेगा। सेक्शन 9 क्या कहती है? The price in a contract of sale may be fixed by contract or may be left to be fixed in a manner where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions. यानी सेक्शन 9 के प्रोविजन, buyer shall pay to the seller reasonable price. What is reasonable price is a question of fact depending on circumstances of each case. अपना मॉड्यूल अगर उठा के देख लो तो अपने को ऐसा लगता है कि सेक्शन 10 के अंदर अगर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं कर रही है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स कर रही हो या नहीं कर रही हो, आज का टेक अवे, थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है और उसमें अगर प्राइस नहीं डिटरमाइन हुई और गुड्स दे दिए गए हैं, तो हमेशा क्या देनी पड़ेगी? रीजनेबल प्राइस। लगता ऐसा है मॉड्यूल देखने के बाद कि भाई साहब सेक्शन 10 के अंदर ही रीजनेबल प्राइस का फंडा है, लेकिन आप बेरेक्ट देखो, रीजनेबल प्राइस का फंडा सेक्शन 10 में तो है ही नहीं। दैट रीजनेबल प्राइस का फंडा इज इन सेक्शन 9। देखो ऊपर बेरेक्ट। तो रीजनेबल प्राइस सेक्शन 10 के अंदर नहीं है, रीजनेबल प्राइस किस में है? सेक्शन 9 में है। सेक्शन 10 में तो अपने आप ही आ जाएगी। सेक्शन 10 में तो 9 से ही उठ के आई है, पर 9 में भी रीजनेबल प्राइस है, 10 में भी रीजनेबल प्राइस है।
इसलिए अब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना कब क्या है, फाइनली बता देता हूं। पहले लेते हैं सेक्शन 9। दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई, लेकिन गुड्स लिए दिए भी नहीं। Where the price is not determined in accordance with the foregoing provision, buyer shall pay seller reasonable price. आपको तो रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए अवॉइड नहीं हो सकता, आपने गुड्स लिए हो, दिए हो या ना दिए हो, डिलीवरी दी हो या डिलीवरी नहीं दी हो, प्राइस डिटरमाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, प्राइस के कारण आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। यहां पर कौन सी प्राइस आएगी? रीजनेबल प्राइस। सेक्शन 9 से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि प्राइस डिटरमाइंड हो या ना हो, एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। लेकिन थर्ड पार्टी अगर प्राइस डिटरमाइन करने वाली है और उसने नहीं किया, प्रिवेंट कर दिया, तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन उस बीच गुड्स ले दे लिए तो फिर क्या लग जाएगी? रीजनेबल प्राइस। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई? एवरीवन, स्वस्तिक शर्मा कंफ्यूज क्यों हो गए? तुम ही बता दो, चलो एक एक केस लेता हूं। केस 1। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में कार बेच रहा हूं। तो ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, मतलब एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें कार बेच रहा हूं, प्राइस अपन बाद में डिटरमाइन करते हैं, और कार दे दी, तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाद में प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई तो भी क्या देना पड़ेगी? रीजनेबल प्राइस। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें कार देता हूं, सी प्राइस डिटरमाइन करेगा, सी ने प्राइस डिटरमाइन नहीं की, एग्रीमेंट वॉइड हो गया। सी को प्राइस डिटरमाइन नहीं करने दी, एग्रीमेंट वॉइड हो गया, प्लस डैमेजेस आ गया। सी ने प्राइस डिटरमाइन ही नहीं की, लेकिन कार इसने इसको दे दी थी, तो रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। अब आप बताओ इसके अंदर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन तो मॉड्यूल ने क्रिएट किया है। कंफ्यूजन मॉड्यूल ने क्रिएट किया। मॉड्यूल ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि रीजनेबल प्राइस सिर्फ सेक्शन 10 में है। आप देखो ऊपर सेक्शन 9 में उसने कहीं रीजनेबल प्राइस की बात ही नहीं की आपके मॉड्यूल। लुक एट योर मॉड्यूल, सेक्शन 9 दे नेवर टीचर्स रीजनेबल प्राइस। मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि नहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। आगे बढ़े, चलिए। तो मेरे प्यारे बंधु बांधवों, ये था अपना चैप्टर नंबर 1। हेलो, दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 1। अब चालू होता है चैप्टर नंबर 2। जब भी गुड्स बेचे जाते हैं, स्टिपुलेशन से बेचे जाते हैं। स्टिपुलेशन टाइम के भी होते हैं, गुड्स के भी होते हैं, लेकिन स्टिपुलेशन जो गुड्स के होते हैं या जो टाइम के होते हैं वो बहुत क्लियर हो। स्टिपुलेशन एज टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले ही चलते हैं। स्टिपुलेशन एज गुड्स यहाँ वाले चलते हैं। स्टिपुलेशन एज गुड्स में सेक्शन 12 बोलती है कि अगर आपने गुड्स खरीदे हैं और इस शर्त पर खरीदे हैं कि आपने कुछ बातें सामने वाले, आप जब गुड्स ले रहे हैं तो गुड्स लेने का कुछ तो मेन पर्पस होता है। अगर गुड्स लेने का मेन पर्पस ही पूरा ना हो रहा हो तो आपको गुड्स वापस, पैसे वापस करने का राइट होता है, जिसे हम कहते हैं रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेन पर्पस ही पूरा ना हो रहा हो तो हमें गुड्स वापस, पैसे वापस करने का राइट होता है। घड़ी खरीदी है, सही समय दिखाएगी, मोबाइल लिया है, सही बात करवाएगा, सही तरीके से चलेगा, टीवी लिया है ढंग से चलेगा, फ्रिज लिया है ठंडा करेगा, गीजर लिया है गर्म करेगा,
कॉफी मेकिंग मशीन बनाएगा, कार चलेगी, मेन पर्पस वही पूरा नहीं हुआ। गुड्स वापस, पैसे वापस, इसको क्या कहते हैं? कंडीशन। लेकिन अगर कार का साइड मिरर ढीला है, कार के एसी में थोड़ी सी कूलिंग कम आ रही है, कार का म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो कार का म्यूजिक सिस्टम कोलेटरल है, कार का एसी कोलेटरल है, कार का साइड मिरर कोलेटरल है, मेन पर्पस के। अब ऐसे में अगर कुछ हुआ तो कार का कांच बदल दिया जाएगा, कार का म्यूजिक सिस्टम बदल दिया जाएगा, कार का एसी बदल दिया जाएगा, लेकिन कार वापस, पैसे वापस नहीं हो। दैट इज नोन एज वारंटी। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, अपने को अच्छे से समझ में आया हुआ है, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? जहां समझ में नहीं आ रहा वहां मैं टाइम लेके आपको समझा ही रहा हूँ। सेक्शन 9 में भी रीजनेबल प्राइस लगेगी ना स्वस्तिक शर्मा, यही तो बोल रहा हूं मैं। इंजन में गड़बड़ हो तो क्या होगा? इंजन में गड़बड़ हो तो क्या होगा? गुड्स वापस, पैसे वापस। समझ में आ गया? गुड। आइए, क्या हम कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं? एक मिनट। कंडीशन और वारंटी में अंतर क्या है? सबसे पहला, कंडीशन मेन पर्पस के लिए होती है, जबकि वारंटी कोलेटरल पर्पस के लिए होती है। कंडीशन में रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वारंटी में रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ लॉस का कंपनसेशन मिलता है। कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, बट वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन। मैं अगर शर्ट लेके आया हूँ, शर्ट में दाग है और वो दाग कॉलर में किसी को दिख नहीं रहा है, तो मैं जाके ये बोल सकता हूँ कि वैसे तो मुझे राइट है कि ये शर्ट मैं आपको वापस करके आपसे पैसे ले लूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस शर्ट के 800 रुपये कम कर दें, तो मैं ये दाग वाला शर्ट लेने को तैयार हूँ, क्योंकि दाग कॉलर के अंदर की साइड है, किसी को दिख नहीं रहा है। मैंने ही कंडीशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वारंटी में। लेकिन कई बार वो पूछ लेते हैं कि कब कंडीशन वारंटी की तरह ट्रीट की जाती है। तो एक होता है वॉल्यूएंट्री वेवर, एक होता है कंपल्सरी वेवर। वॉल्यूएंट्री वेवर मतलब बायर ने खुद ही जाके बोल दिया कि भाई मैं कंडीशन को कंडीशन ट्रीट नहीं कर रहा, मुझे वारंटी ट्रीट करना है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिख दिया कि माल किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया माल किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा, तो आपने खुद ही वॉल्यूएंट्रीली वेवर कर दिया। सेलर और बायर, तुम दोनों ने मिलकर वॉल्यूएंट्रीली वेवर, बायर तुम माल खरीदने के लिए इसीलिए तैयार हुए कि भैया दुकान पे से उतरो, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसको कहते हैं वॉल्यूएंट्री वेवर। और जब मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो ट्रीट कर रहा हूँ ब्रीच को कंडीशन, मतलब कॉलर के पीछे जो दाग है उसको मैं खुद ही मान रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूएंट्री वेवर। लेकिन कंडीशन वारंटी में कब कन्वर्ट मान ही ली जाएगी? कंपल्सरीली उस कंडीशन को क्या माना जाएगा? ये तो वारंटी ही हो गई है। कब? जब मैंने आपसे कोट पैंट दोनों लिए, कोट पहन के मैं चला गया शादी में, उसी के साथ का पैंट पहन के नहीं गया। होते हैं कई लोग सन की लेके आते हैं सूट, लेकिन पहनते अलग अलग के साथ। कोट पहन के चला गया और पैंट पहन के, दूसरा पैंट पहन के गया, पैंट पहन के नहीं गया नहीं बोला, पैंट दूसरा पहन के चला गया। अगले दिन जब पैंट पहनने लगा तो पता चला कि पैंट में कोई डिफेक्ट आ गया है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि पैंट की फिटिंग सही नहीं है। ये अगर आपने दोनों नहीं पहने होते तो आप वापस भी कर देते। अब आपने एक पहन लिया और एक नहीं पहना है, और अब आप बोलोगे वापस कर दो, तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि अब सिवरेबिलिटी नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट की, ये वापस करके ये रख लें। इज दैट क्लियर? और अगर लॉ ने ही कह दिया किसी दिन आकर कि कंडीशन वारंटी ही होगी,
तो फिर कंडीशन वारंटी ही होगी। कंडीशन को आप कंडीशन मान ही नहीं सकते, क्योंकि लॉ ने कह दिया है कि कंडीशन वारंटी हो। इज दैट क्लियर? वॉल्यूमेंट्री वेवर और कंपल्सरी वेवर। वॉल्यूमेंट्री वेवर मतलब देखो, अपन तो ये मानो ये वॉल्यूमेंट्री वेवर और कंपल्सरी वेवर को छोड़ो, अपन तो ये बोलो कि कब कंडीशन वारंटी की तरह ट्रीट हो सकती है। पहला, जब एग्रीमेंट में लिख दिया हो कि देर इज नो कंडीशन ओनली वारंटी। दूसरा, जब बायर ने खुद ट्रीट कर लिया हो कि कंडीशन को मैं वारंटी ट्रीट कर रहा हूँ। तीसरा, उसने आधे गुड्स यूज कर लिए हैं और सेवरेबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। और चौथा, अगर एक्सक्यूज बाय लॉ हो गया है, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कंडीशन को कब ट्रीट करेंगे वारंटी की तरह? क्या हम आगे बढ़ जाएं? कंडीशन और वारंटी में, कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करने के लिए क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपने इसका एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो कर लिए? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई थी। आप चलें आगे। चलिए, अभी तक मॉड्यूल के किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं मान रहा हूं। बिल्कुल। और अगर अभी भी प्रॉब्लम नहीं किए तो अभी भी कर लो, अभी रिवीजन चल रहा है। उस बीच में तुमको ये तो पता ही रहता है कि कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो उसके सारे एग्जाम्पल कर लो। आपको कोई डाउट आता है पूछ लो। बाकी मैं तो कुछ एग्जाम्पल लेकर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, वो तो आप छोड़ी दो चिंता। भी तो आप मेरे साथ लंबे समय तक। आइए, अब बात करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, एक्सप्रेस वारंटी। देखिए सर, कुछ इम्प्लाइड कंडीशन होती है, कुछ इम्प्लाइड वारंटीज होती है। मॉड्यूल में जो दी हुई है वो ये है, और हमने जो पढ़ी है वो अलग अलग खोल खोल के पढ़ी है। कोई बात नहीं, हम तो दोनों बातें कर सकते हैं। पहली बात, सबसे पहला तो चोरी का माल हमें नहीं बेच सकते हो। तुम सिर्फ वही माल बेच सकते हो जिसका टाइटल तुम्हारे पास है, और अगर हमको डिफेक्टिव टाइटल वाली चीज बेची ना साले, तो गुड्स वापस और पैसा वापस कर देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तुमने कहा था 1 TB की रैम वाला की मेमोरी वाला मोबाइल है, ये 50 GB की मेमोरी वाला निकला है, डिस्क्रिप्शन गलत दिया है, वापस करो। तुमने जो सैंपल भेजा था उस सैंपल के हिसाब से ये मैच नहीं हुआ, जो सैंपल था वैसे गुड्स नहीं आए, वापस करो। हमने सैंपल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया था, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों मजे नहीं आए, वापस करो। क्वालिटी और फिटनेस स्पेशल पर्पस के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तुमने वॉशिंग मशीन खरीदी, अगर वो सही कपड़े धो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही लस्सी नहीं बना रही है तो बहुत दिक्कत है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। यहाँ कैवियट टेम्पटर लग जाता है। अगर तुमने गुड्स खरीदे हैं और तुमको क्वालिटी और फिटनेस चाहिए स्पेशल पर्पस के लिए, तो स्पेशल पर्पस की कोई कंडीशन हम फुलफिल नहीं करते। हम स्पेशल पर्पस तब तक नहीं बोलते जब तक आपने ना बोला। अगर दूध बांटने के लिए साइकिल चाहिए तो दूध बांटने वाली साइकिल मांगो। स्पोर्ट्स साइकिल मांग के दूध बांटने गए और अगर साइकिल फैल गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्वालिटी और फिटनेस आपको देखनी पड़ेगी। याद आ गया? गुड फेथ वाली बात अलग आती है बेटा। दैट इज अ वेरी डिफरेंट पोर्शन, वो अगले चार्ट में कवर होगा। देन कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। तुमने साला हमको कपड़ा बेचा जहां हम मतलब एक बार पैंट पहने पाए, उतारा तब तक तो फट गया, वो मर्केंटेबल ही नहीं था। तुमने हमको प्रेस बेची जो गर्म ही नहीं होती, मर्केंटेबल ही नहीं है।
तुमने हमको मिक्सर बेचा, उसमें खाली पानी घुमा सकते हैं, बाकी कुछ पिसता ही नहीं है ग्राइंडर में, मिक्सर में वापस करो। तुमने हमें घड़ी बेची, साला टाइम ही नहीं दिखा रही, मार्केटेबल ही नहीं। ओके, खाने पीने की चीजों पे अपन क्या बोलते हैं? होलसमनेस। अब मैं अगर आपको बताऊं, तो मैंने आपको यहाँ सेक्शन भी याद करवाई थी। कंडीशन एज टू टाइटल थी सेक्शन नंबर, जल्दी बताओ। कंडीशन एज टू टाइटल थी सेक्शन नंबर 15 तो नहीं थी भाई साहब। कंडीशन एज टू टाइटल 15 तो नहीं थी, कि 15 थी? ओए, इतने सारे बैठे हो नालायकों, 14 थी। डिस्क्रिप्शन 15 थी। सैंपल 17 थी। क्वालिटी फिटनेस 16 थी। मर्केंटेबिलिटी भी 16 के अंदर ही आती है। होलसमनेस भी इधर ही आती है। अरे हेलो, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन और कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी में अंतर क्या है, इनको समझाओ भैया। बहुत परेशान हो गए हैं। ये कौन है भाई साहब ये? सक्षम जैन क्या कर रहा है? अब पूछ रहा है तू डिस्क्रिप्शन में, और पूछ भी क्या रहा है, डिस्क्रिप्शन और मर्केंटेबिलिटी में क्या अंतर है? अगर मैंने बोला है कि ये प्रेस है, और अगर उसमें से मिक्सर निकला, तो उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। और अगर मैंने बोला ये प्रेस है और वो अगर गर्म नहीं हो रही है, तो उसे मर्केंटेबिलिटी कहते हैं। क्या तुझे समझा दिया? आओ आगे बढ़े। इम्प्लाइड वारंटी क्या? वारंटी का मतलब अपने को मालूम। वारंटी का मतलब होता है ऐसे स्टिपुलेशन जो कोलेटरल होते हैं, और अगर फुलफिल नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? अगर फुलफिल नहीं हुए तो हमको क्या मिलेगा? अगर फुलफिल नहीं है तो हमें सिर्फ कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है। इम्प्लॉयड वारंटी में क्या क्या आता है? पहला, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। जब गुड्स मेरे पास हैं तो कोई और उस पर डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से मैं उसका उपयोग करूं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे सेकेंड हैंड बाइक ली है तो वो हर दूसरे दिन रुक जाएगी। अगर हर दूसरे दिन रुक रही है और उसमें मुझे 3,000 रुपए लग रहे हैं और तब जाके वो चल रही है, तो मैं आपसे 3,000 रुपए ले लूँ। अनडिस्टर्ब पोजीशन चाहिए। दूसरा, मैंने आपसे बाइक ली है तो आपकी उधारी बाकी नहीं होना चाहिए। पता चला कि मैं आरटीओ गया, बाइक का नाम अपने नाम में ट्रांसफर कराने, आरटीओ ने कहा पहले 2,000 रुपए बैंक में जमा करो, फिर ये तुम्हारे नाम में होंगी, क्योंकि 2,000 रुपए तुम्हारे प्रीवियस ऑनर ने जमा नहीं किए। अगर उस बाइक से रिलेटेड कोई ड्यूज मुझे जमा करना पड़ रहे हैं, कब? तुमसे खरीदने के बाद, तो भाई साहब बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। दैट इज नॉट अलाउड। मैं आपसे वो 3,000 2,000 जो भी मैंने भरे वो ले लूंगा। तीसरी बात, अगर हिट बेच रहे हो तो उस पे लिखो कि ये अपनी बॉडी पे छिड़कने के लिए नहीं है, मच्छरों पे छिड़कने के लिए है। किसी ने अपने ऊपर छिड़क लिया और फफोले हो गए तो हिट वालों को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। समझ में आ गया? हाँ, यू कैन क्लेम डैमेजेस। देन, यूसेज एंड ट्रेड। मैंने अगर कार खरीदी है तो कार में जैक भी आता है और स्टेपनी भी आती है। अगर जैक और स्टेपनी गायब है तो मैं कार वापस नहीं करूंगा, लेकिन या तो जैक और स्टेपनी लूंगा, नहीं तो मुझे उसके पैसे दो। याद आ गया? बहुत बढ़िया। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आता है, कैविएट एम्पटर। क्या कहता है कैविएट एम्पटर? कैविएट एम्पटर कहता है कि भैया, अगर तुम्हें तुम्हारे गुड्स के लिए खुद गुड्स किसी स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए, तो वो पर्पस बायर को बताओ। तुम्हें दूध बांटने के लिए साइकिल चाहिए तो बाहर को जाके बोलो दूध बांटने के लिए साइकिल चाहिए। तुमको लस्सी बनाने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए तो तुम जाके बोलो कि लस्सी बनाने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए। अगर तुमने जाके बताया कि मुझे लस्सी बनाने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, मतलब तुमने सेलर को ये बोल दिया है कि मुझे लस्सी बनाने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, और सेलर की स्किल है कि वो बता सकता है कि लस्सी बनाने के लिए कौन सी वॉशिंग मशीन सही है या दूध बांटने के लिए कौन सी साइकिल सही है,
और उस सेलर का बिजनेस भी है साइकिल बेचना या वॉशिंग मशीन बेचना, तो सेक्शन 16 कहती है ऐसे केस में अगर ये हो गया तो केवी अटेम्प्टर नहीं लगेगा, और अगर इन तीनों कंडीशन की नहीं हुई तो फिर केवी अटेम्प्टर लगेगा। तुमने नहीं बताया तो केवी अटेम्प्टर लगेगा। तुमने बताया लेकिन अपनी स्किल लगाई, सेलर की स्किल पे भरोसा नहीं लगा, तो केवी अटेम्प्टर लगेगा। तुमने बताया और सेलर की स्किल पे भी भरोसा किया पर वो सेलर उन गुड्स में डील ही नहीं करता है, तो केवी अटेम्प्टर लगेगा। लेकिन तुमने बताया, तुमने सेलर की स्किल पे भरोसा किया, तुमने और बिजनेस भी उसका वही है, तो फिर बोलेंगे कि कैवियर टेम्पटर नहीं लगेगा। जब कैवियर टेम्पटर नहीं लगता है तो हम गुड्स वापस, पैसे वापस कर सकते हैं। जब कैवियर टेम्पटर नहीं लगता है तो गुड्स वापस, पैसे वापस हो जाते हैं, लेकिन जब कैवियर टेम्पटर लगता है तो गुड्स वापस, पैसे वापस नहीं होते। ये बात समझ में आ गई आपकी? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? गुड। तो अब अपन कल मिलेंगे, कल करेंगे चार्ट नंबर 2, ठीक है? और चार्ट नंबर 2 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल हम करेंगे चार्ट नंबर 2 और क्वेश्चंस। कल अपन क्वेश्चन लिखेंगे भी, आप अपने एग्जाम्पल निकाल के रखना। कौन कौन से एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आ रही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, सारे एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। टिल देन गुड बाय, इकोनॉमिक्स पढ़ो, मजे करो।